फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जिसे हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं। आज हम इसके पार्ट 3 में हैं। इसका मतलब है कि मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोस ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स समझे हैं। अब हम लोग थोड़े से इन डेप्थ और चलते हैं और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3। दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने बेसिक के साथ साथ डिसेबलमेंट ये सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है। चैप्टर अगर आपको पूरा अच्छा से समझना है तो आप वो पार्ट 1 पार्ट 2 इन सबको सीरीज़ वाइज में देखना, ठीक है। क्योंकि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जगह नहीं समझ में आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ओके। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3, इसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर कहाँ कहाँ लाइबल होता है फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्षतिपूर्ति, मतलब जिसे चोट लग गई है उसको हर्जाना देना। सो एम्प्लॉयर किस किस जगह पे लाइबल होता है या किस जगह पे लाइबल नहीं होता है। सो एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे, एम्प्लॉयर कहाँ पे लाइबल है पे करने के लिए। सो जब इंजरी होगी या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होंगे, ठीक है। इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजरी का मतलब होता है फिजिकल इंजरी, बॉडी में अगर इंजरी लग गई, चोट लग गई, ठीक है, सो उसे इंजरी कहते हैं। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस ऑक्यूपेशन में ही डिजीज़ होता है, मतलब उस ऑक्यूपेशन में अगर काम किया जाए तो डिजीज़ होंगे ही। जैसे खेत में जब पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है तो उससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डेंजरस इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे माइनर काम करते हैं, उन्हें बहुत सारे लंग कैंसर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर उनके जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हमने देखा। एग्जाम्पल है लाइक स्किन डिजीजेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, बहुत तेज़ आवाज़ होती है वहाँ पे मशीनों की, इतनी ज़्यादा कि हेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, सुनने में दिक्कत, लंग कैंसर्स हो जाते हैं। सो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहते हैं। और इंजरी का मतलब हुआ फिजिकल इंजरी, मतलब शरीर में कहीं लग जाना, इसे फिजिकल इंजरी कहते हैं। So there are thousands workplaces where occupation is itself dangerous in nature. बहुत सारे वर्कप्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑक्यूपेशन इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता और लोगों को इतना हानि नहीं पहुँचता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशन ही इतना डेंजरस होता है कि लोगों को ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस होने ही हैं। सो एम्प्लॉयर तो लाइबल होगा क्योंकि किसी को डिजीज़ हो जा रहा है, उस इंडस्ट्री के वजह से, उस काम के वजह से किसी दूसरे पर्सन को बीमारी हो जा रही है, ठीक है। लाइक लोग अगर शीशे के कंपनी में काम करते हैं, कांच के कंपनी में काम करते हैं, तो इन सब से बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल इन, कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता है पे करने का, कुछ होता है जहाँ एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर को नहीं देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर यानी कि जो ओनर होता है बिजनेस का या फिर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है वो, ठीक है। सो एम्प्लॉयर को यहाँ पर एम्प्लॉय यानी जो कि काम करता है वो, उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। कब? जब डिसेबलमेंट अप टू 3 डेज़ का हो, मतलब जो भी बीमारी हुई है या फिर जो भी चोट लगी है वो 3 दिन के अंदर में ठीक हो जाने वाली हो, तो ऐसे को एम्प्लॉयर पैसे नहीं देगा। एम्प्लॉय वॉज ड्रंक, जिस टाइम पर चोट लगी उस टाइम पे एम्प्लॉय ड्रंक था, ठीक है, उसने अल्कोहल ले रखी होगी एम्प्लॉय ने, तो इसमें एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं है। फिर एम्प्लॉय इग्नोर्स सेफ्टी ऑर्डर्स या फिर डिवाइसेस। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सारे सेफ्टी डिवाइसेस दे रखे हैं कि तुम इसे पहन के ही काम करना, लेकिन एम्प्लॉय नहीं पहनता है, तो इसमें एम्प्लॉयर की गलती नहीं है। सो इस टाइम पे एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या हो गए? जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम देखते होंगे, तो जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऊपर से लटकते हैं तो उन्हें सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है। अगर वो उसे नहीं पहनते हैं तो ये एम्प्लॉय की गलती है। फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी। अब
एम्प्लॉयर कहाँ कहाँ लाइबल होता है। सो इंजरी अगर एम्प्लॉय को हो, इंजरी किस टाइप की हो सकती है, फिजिकल इंजरी या बॉडीली इंजरी कहते हैं, मतलब बॉडी में कहीं चोट लग जाना, ठीक है, इंजरी हो जाना, तो वो इंजरी कहलाती है। नेक्स्ट है नर्वस शॉक और मेंटल स्ट्रेन। सो नर्वस शॉक हुआ जैसे कि नर्व्स काम करना जब बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। मेंटल स्ट्रेन, माथा में एक तरीके का खिंचाव, दबाव, इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स होती है, सो वो भी इंजरी के अंदर में कवर्ड है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू से, ठीक है। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इंजरी में क्या कवर्ड है क्या नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा उस टाइम कि नर्वस शॉक या फिर मेंटल स्ट्रेन इंजरी में कवर्ड है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि नर्वस शॉक और मेंटल स्ट्रेन इंजरी में कवर्ड है। फिर नेक्स्ट है एक्सीडेंट मस्ट हैपन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब एक्सीडेंट हो तब उस टाइम पे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, यानी कि वो काम कर रहा हो, जो उसका वर्किंग आवर हो, उसमें ये प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम, और काम करते करते एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। सो ये होता है, इस टाइम पे एम्प्लॉयर लाइबल होगा पे करने का। इंजरी लीड टू डेथ और 3 days और मोर। ऐसी इंजरी जिससे डायरेक्ट एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या फिर उसे ऐसी चोट लगे जिसमें उसे 3 दिन या उससे ज़्यादा का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर लाइबल होता है उसे पे करने के। ओके, सो हमने क्या देखा, एम्प्लॉयर कब लाइबल नहीं होगा, जब एम्प्लॉय ने सेफ्टी गैजेट्स नहीं पहने हैं, या फिर एम्प्लॉय ड्रंक है, या फिर डिसेबलमेंट जो है वो सिर्फ 3 दिन का है, तब एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। लेकिन जब एम्प्लॉय को इंजरी हुई हो और उस इंजरी में जो कि नर्वस शॉक और मेंटल स्ट्रेन जैसे होते हैं, और इंजरी में फिजिकल और बॉडीली इंजरी आती है, सो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉय लाइबल होता है। लेकिन वो एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और उसमें या तो एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो या फिर वो प्रॉब्लम 3 दिन या उससे ज़्यादा का हो, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जो हम पढ़ते हैं स्केड्यूल 3 में। लाइबिलिटी फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मतलब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताए थे, ऑक्यूपेशन में वो डिजीज़ होना ही है। अगर उस ऑक्यूपेशन में जाते हैं तो वहाँ की जो धुआं है, वहाँ का जो हैज़र्ड्स एनवायरनमेंट है, उससे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे टाइम पे कौन लाइबल होगा, एम्प्लॉयर लाइबल टू पे एम्प्लॉय इन सर्विस फॉर एटलीस्ट 6 months। एम्प्लॉयर तब लाइबल टू पे होगा, तब उसे देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, कब, जब एम्प्लॉय एटलीस्ट 6 months तक उसके यहाँ काम कर चुका हो, तब एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में उसे पे करेगा। अगर बात ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की हो, जिस ऑक्यूपेशन में ही डिजीज़ होता हो, सो ऐसे टाइम पर एम्प्लॉय को तभी पैसे मिलेंगे अगर वो 6 महीने से वहाँ पर काम कर रहा हो या उससे ज़्यादा। इवन एम्प्लॉय सीज टू वर्क, एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे। अगर एम्प्लॉय काम छोड़ देता है डिजीज़ होने के बाद, तो भी एम्प्लॉयर लाइबल है, उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। दोस्तों जब एक्ट बना होगा, सो उस टाइम एक्ट मेकर ने कितना सोचा होगा, ठीक है, कि एम्प्लॉय डिजीज़ होने के बाद काम छोड़ देगा तो उस टाइम एम्प्लॉयर लाइबल होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस एक्ट से बहुत फ़ायदा भी है एम्प्लॉयज़ को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज़ इंगेज्ड। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी उस टाइम क्या होगी अगर उस चीज़ में कॉन्ट्रैक्टर भी इंगेज्ड है। इसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 में, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ, ये पूरे समराइज नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये या फिर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर कमेंट करें या मेल कर दें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कैसे आपको मुझे मैसेज करना है, ओके। सो दोस्तों एम्प्लॉयर कब लाइबल होगा अगर कॉन्ट्रैक्टर भी इंगेज्ड है। एम्प्लॉयर पे कंपनसेशन डिडक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे एम्प्लॉय को अपने यहाँ लाकर काम करवाता है, ठीक है। दोस्तों हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को अपने पास लेके आता है, रजिस्टर करवाता है। उसकी भी वीडियो आप देख लेना अगर आपको देखना हो तो। सो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय लेकर आया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर हर टाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, सो किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम एम्प्लॉयर कंपनसेशन पे कर सकता है और बाद में कॉन्ट्रैक्टर को जो सैलरी दिया जाएगा उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा।
फिर एम्प्लॉय में रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर। अब एम्प्लॉय किससे रिकवर करेगा पैसा, तो वो या तो एम्प्लॉयर से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से, दोनों में से किसी से भी अपना कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे। एम्प्लॉयर भी लाइबल टू पे है, उसे भी पे करना पड़ेगा कब, कॉन्ट्रैक्टर इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर उस बिजनेस का पार्ट कॉन्ट्रैक्टर भी हो, जो नॉर्मली होता ही दोस्तों क्या होता है ना कि एक होता है कॉन्ट्रैक्टर भी उस बिज़नेस का पार्ट है और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर को कब देना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर उस बिज़नेस का पार्ट हो या फिर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एक्सीडेंट हुआ हो, इसका मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वहीं पे था, सो एम्प्लॉयर को उस टाइम पे करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का पार्ट 3, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा। अब इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। और इसके अगर आपको और भी बहुत सारे पार्ट्स चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि अभी इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, MCQ आने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।